फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। मार्केट में फॉर्म फिलिंग भी शुरू हो चुकी है और साथ ही शुरू हो चुका है राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों में कंपटीशन का वो मेला जिसमें आप भी अपने सपनों को हासिल कर सकते हो। आपकी इसी जर्नी को आसान करने के लिए वीके इंग्लिश ट्यूटोरियल लेके आया है इंग्लिश एक्सप्रेस नाम की एक कंप्लीट कोर्स सीरीज, जिसमें हम रीट, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एंड अपकमिंग थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स, वो भी निशुल्क। सो वेलकम टू वीके इंग्लिश ट्यूटोरियल वेयर वी लर्न इंग्लिश इन आवर स्टाइल इन आवर लैंग्वेज। दोस्तों, इंग्लिश एक्सप्रेस नाम की इस कंप्लीट कोर्स सीरीज में मैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स के वीडियोस अलग अलग पार्ट में लेके आने वाला हूँ। इसलिए मैं आपको वीडियो को लाइक और शेयर करने का कभी नहीं कहूँगा। ये आप वीडियो देखने के बाद उसकी क्वालिटी और उसके स्टडी मटेरियल के आधार पर अगर आपको उचित लगता है तो ही कीजिएगा, मगर आप प्लीज़ सब्सक्राइब पहले कर दीजिएगा ताकि आपको इस सीरीज से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी या नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके और आप टाइमली मेरे वीडियोस को देख सके। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं सपनों के इस सफर को। अ सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग दैट यूज ह्यूमन बीइंग्स टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, थॉट्स, व्यूज एंड आइडियाज, इट कॉल्स लैंग्वेज। यूं कहें कि मानव जाति द्वारा अपने विचार, अभिव्यक्ति या मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए ध्वनि एवं लेखन की उस पद्धति को भाषा कहते हैं। वहीं आप व्याकरण की डेफिनेशन पर गौर कीजिएगा। व्याकरण की डेफिनेशन कहती है कि अ बंच ऑफ रूल्स दैट प्रोवाइड्स टू प्योरिटी, ब्यूटी, सिग्निफिकेंस, सिनेरियो एंड कॉन्सेप्चुअल स्टडी टू लैंग्वेज। मतलब व्याकरण नियमों की एक ऐसी पोटली होती है जो भाषा को शुद्धता, सुंदरता, समग्र अर्थ एवं भाषा को अध्ययन की श्रेणी में लाती है। दोस्तों, जब हम इस तरह की परिभाषाओं को देखते हैं तो हमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि भाषा की व्याकरण होती है, न कि किसी व्याकरण से भाषा होती है। और शायद यही एक बड़ा कारण भी है दोस्तों, जिससे हम भाषा के समग्र रूप को व्याकरण का अमली जामा नहीं पहना सकते हैं, या यूं कहें कि हम भाषा के हर कोने में व्याकरण को नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि भाषा का एक रूप, या हम यूं कहें कि एक हिस्सा बिना व्याकरण के भी अपनी पूर्णता के साथ लोगों के द्वारा अपनाया गया है। और ये आपको क्षेत्रीय भाषाओं में बखूबी देखने को भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत कारण बन जाता है कि मैं भाषा को हमेशा यूजेस के आधार पर, उपयोग के आधार पर महत्व देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाषा को व्याकरण के नियमों में बांधना ये भाषा के साथ एक तरह का मजाक है दोस्तों। और यही एक कारण भी है कि हमें भाषा विषय में अपवाद ज़्यादा देखने को मिलता है, एक्सेप्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रामर के किसी भी एक टॉपिक को बखूबी तैयार करके जाते हैं, और जब हम एक्सरसाइज में या किसी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमें वहाँ पर हमारे व्याकरण के वो नियम हारे हुए महसूस होते हैं। और उसका एक बड़ा कारण है कि भाषा को व्याकरण के दृष्टिकोण से नहीं आंका जा सकता, भाषा को उपयोग के दृष्टिकोण से आंकने पर ही
आपको कहीं ना कहीं उसका सार्थक अर्थ भी मिलेगा। केंद्रीय परीक्षाओं में तो कई हद तक अब उपयोग के आधार पर प्रश्न पूछे जाने लग गए हैं, मगर आरपीएससी एवं अन्य राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड आज भी पारंपरिक पद्धति जो कि व्याकरण पद्धति है उस पर आधारित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस जर्नी को। मैं और आप मिलकर सीखते हैं व्याकरण की उस पुरानी पद्धति को जो कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज को एक अध्ययन का विषय बनाती है। फ्रेंड्स, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इस भाषा की प्रारंभिक इकाई इसके लेटर्स को कहा जाता है। और आप सभी ये चीज जानते हो कि इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं जिन्हें हम वॉवल और कॉन्सोनेंट की श्रेणी में अलग अलग डिवाइड भी करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम लेटर्स को आपस में जोड़ते हैं, जैसे सपोज करो कि मैंने B प्लस O प्लस Y को आपस में जोड़ा। अब आपको दिख रहा होगा कि यहां पर मैंने इन्हीं 26 लेटर्स में से 3 लेटर लिए हैं। पहला मैंने B लिया है, दूसरा मैंने O लिया है, तीसरा मैंने Y लिया है। या फिर मैं यूं कहूं कि मैंने एक वॉवल लिया और 2 कॉन्सोनेंट लिए। जब मैं इस एक वॉवल को इन 2 कॉन्सोनेंट के साथ में जोड़ता हूं तो मुझे एक वर्ड मिलता है फ्रेंड्स, एक शब्द मिलता है जिसे हम बॉय कह करके संबोधित करते हैं। इसका मतलब यहां हमें एक छोटी सी बात बड़े ही छोटे लेवल पर समझ में आती है कि जब हम अंग्रेजी भाषा के लेटर्स को आपस में जोड़ते हैं और उससे अगर किसी भी सार्थक शब्द का निर्माण होता है तो वो वर्ड कहलाता है। मतलब कि लेटर्स को जोड़ने से ही हमें वर्ड मिलता है। फ्रेंड्स, जिस तरह से लेटर को जोड़ने से वर्ड बनता है, उसी तरह वर्ड को वर्ड से जोड़ने पर हमें फ्रेज मिलती है। फ्रेज, जिसे हिंदी में हम वाक्यांश कहते हैं। फ्रेज की डेफिनेशन अगर आप फॉलो करें तो फ्रेज की डेफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, शब्दों का समूह, शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। और एक चीज आप और देखो, सेंटेंस की और फ्रेज की डेफिनेशन आपको लमसम एक जैसी ही दिखाई देगी। सेंटेंस की डेफिनेशन होती है दोस्तों अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ वर्ब, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसमें कोई भी एक वर्ब हो। यानी अगर आपने शब्दों के समूह में वर्ब को ऐड कर दिया तो वो सेंटेंस का रूप ले लेती है फ्रेंड्स। इसका मतलब हम जब फ्रेज में वर्ब ऐड करेंगे उससे हमें सेंटेंस मिल जाता है। आई बात समझ में आपके? और सेंटेंस जो है वो किसी भी लैंग्वेज का अंतिम रूप होता है, क्योंकि यही से किसी भी भाषा को सार्थक अर्थ मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मेरे इस छोटे से डिस्कशन में हमारी व्याकरण के तीनों पड़ाव छुपे हुए हैं। आप सबसे पहले यहां पर देख पा रहे हो कि हमने लेटर से शुरू किया था। तो सबसे पहले ग्रामर का पहला रूप ही होता है लेटर्स ग्रामर। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें वर्ड्स मिलते हैं और व्याकरण में इसे वर्ड्स ग्रामर कहा जाता है। फिर आती है सेंटेंस ग्रामर। आपको व्याकरण के तीनों रूप यहां देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। और
कई जगह कई ऐसी गाइड्स, कई ऐसे टीचर्स मैंने देखे हैं जिनके लिए व्याकरण का मतलब यहाँ से शुरू होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कह लें तो वो लोग यहाँ से शुरू करते हैं। समझ में नहीं आया होगा। किसी भी व्याकरण की किताब को उठा करके देख लेना, उसका पहला टॉपिक होता है पार्ट ऑफ स्पीच। यही होता है। आपके पास में रीट की भी अगर कोई बुक पड़ी हो, उसको उठा करके देखना, पहला टॉपिक आपको पार्ट ऑफ स्पीच मिलता है। पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो वर्ड ग्रामर है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स ये सब चीजें पढ़ते हैं। आप जब इसे मेरे नजरिए से देखोगे तो आपको ये सब वर्ड मिलेंगे। नाउन जितनी भी होती है सारी वर्ड्स होती है, एडजेक्टिव्स जितने भी होते हैं सारे वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब्स जितनी भी होती है सारे वर्ड्स होते हैं। तो हम व्याकरण को शुरू ही कहाँ से करते हैं? वर्ड ग्रामर से शुरू करते हैं। और हम खत्म कहाँ करते हैं उनको? रिपोर्टेड स्पीच, पैसिव वॉइस, ट्रांसलेशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस, है ना। और ये सारे के सारे सेंटेंस होते हैं। तो हम व्याकरण के एक बहुत बड़े और एक महत्वपूर्ण हिस्से को छोड़ देते हैं, जिसे लेटर्स ग्रामर कहते हैं। फ्रेंड्स, लेटर्स ग्रामर से रिलेटेड आरपीएससी और रीट में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके बारे में हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती है, या फिर कहीं कभी किसी गाइड्स को पढ़ लेते हैं तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम रटकर चले जाते हैं, वो बात अलग है, मगर हमें इसका पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो आइए शुरू करते हैं लेटर्स ग्रामर से हमारे व्याकरण का ये अनोखा सफ़र, जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ये एक या दो वीडियोस में नहीं, ये सीरीज कई सारे वीडियोस में बटी हुई है। हर वीडियोस में आपको बने रहना है, हर वीडियोस में आपको कुछ न कुछ नया जरूर मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में इंग्लिश लैंग्वेज के इन्हीं 26 लेटर्स को 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट में डिवाइड किया गया है। तो मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस वाले पूरे पोर्शन को मेरे शुरुआती वीडियोस में बहुत ही विस्तार से समझाया है, बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे उन पुराने वीडियोस, जो कि मैंने 6 से 7 वीडियोस जो है वो 26 लेटर्स और उसके वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के डिवाइडेशन पर बनाए हैं, और एक एक वॉवल और कॉन्सोनेंट पर मैंने जो है वो बहुत ही विस्तार से डिस्कस किया है, उनके साउंड इफेक्ट पर डिस्कस किया है, उनके प्रोनाउंसिएशन पर डिस्कस किया है, यहाँ तक कि मिक्स साउंड के कॉन्सेप्ट पर भी मैंने डिस्कस किया है। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट खोल करके इस कॉन्सेप्ट पर बने हुए वो वीडियोस देखें, ताकि आपको ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज के यही 26 लेटर्स सिंगल या आपस में मिल करके या मिक्स होकर के या एक दूसरे के साथ ग्लाइड करके इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स। और इसी कॉन्सेप्ट को फोनेटिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। एक्चुअली 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा विशेषज्ञों को ये ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने इन्हीं 26 लेटर्स से निकलने वाले साउंड्स को ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने पर हमें ये 44 साउंड की जो है वो संख्या मिली, और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर को फोनेटिक्स नाम का एक नया टॉपिक मिला, जिससे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर अधीनस्थ बोर्ड थर्ड ग्रेड या रीट शिक्षा भर्ती में इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड इस फोनेटिक्स टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन निकल करके हमारे सामने आते हैं, जिसकी सही जानकारी नहीं होने पर हम अक्सर उन 4 से 5 क्वेश्चंस को गलत करते हैं। फ्रेंड्स, इन्हीं भाषा विशेषज्ञों की रिक्वेस्ट पर IPA, ध्यान रखिएगा, IPA मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ये IPA इंटरनेशनल फोनेटिक
एसोसिएशन IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, यानी कि इन्हीं भाषा विशेषज्ञों की रिक्वेस्ट पर IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने इन 44 साउंड्स के पूरे कॉन्सेप्ट को, या यूं कहें कि फोनेटिक्स के इस पूरे कॉन्सेप्ट को, चाहे वो इसके प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड हो, चाहे वो इसके ग्राफिकल मैनर से रिलेटेड हो, ग्राफिकल फॉर्म से रिलेटेड हो, या और कोई दूसरी जानकारी हो, इस पूरे स्टडी कॉन्सेप्ट को जो है वो IPA, यानी कि IPA इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। तो कहने का मतलब है इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस IPA ने इस IPA के रूप में आने वाली जनरेशन के लिए इस कॉन्सेप्ट को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रदान किया था फ्रेंड्स, जिसे फॉलो करके आने वाली जनरेशन या इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करने वाले स्टूडेंट के लिए फोनेटिक्स के इस कॉन्सेप्ट को समझना या प्रोनाउंसिएशन के रियल बेस को समझना आसान हो जाता है। इस छोटी सी डिस्कशन में RPSC का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने निकल करके आया है। RPSC ने अपने 2 से 3 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन वो पूछ चुकी है कि IPA की फुल फॉर्म क्या होती है। अब फ्रेंड्स यहाँ आपको IPA की 2 फुल फॉर्म दिखाई दे रही है। एक्चुअली आपको ऑप्शन में भी आपको ये फुल फॉर्म दोनों ही मिलेगी। आपको ऑप्शन में इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन भी दिया हुआ होगा और इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स भी दिया हुआ होगा, मगर फोनेटिक्स से रिलेटेड जो IPA स्टैंड करता है वो है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, फोनेटिक रिलेटेड जो IPA स्टैंड करता है वो है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। आप कहीं इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन मत कर देना, ये मेरी आपसे विनती है। आपको इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट ही करने हैं। एक्चुअली कई गाइड के अंदर भी जो है वो IPA की फुल फॉर्म के तौर पर इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन को भी दिखाया गया है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस तरह की गाइड से दूर रहना है और आप जो है वो इस चीज को फॉलो करें। ये आपका सही आंसर होगा आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स। एक्चुअली क्या था कि इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने तो रिकमेंड किया था, जब 19वीं सेंचुरी में भाषा विशेषज्ञों ने रिक्वेस्ट की थी तब इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने रिकमेंड किया था, और जो रिकमेंड किया था वो था इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। तो मैं फिर यही कहूंगा आपको कि फोनेटिक रिलेटेड जो IPA स्टैंड करता है वो है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, I फॉर इंटरनेशनल, P फॉर फोनेटिक, A फॉर अल्फाबेट, न कि इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। तो मैं इसे कहूंगा ये गलत है और ये सही है। फ्रेंड्स, जब बात आती है 44 साउंड्स या फोनेटिक कंसेप्ट की, तो यहां से भी RPSC और अधीनस्थ सेवा बोर्ड में जो टीचर भर्ती होती है उसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन जो है वो रीट में ये पूछा गया है सीधे तौर पर कि वॉवल साउंड कितने होते हैं। अब आपके दिमाग में होता है ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने बचपन से यही सीखा है 5 वॉवल होते हैं, मगर मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो डिवाइडेशन हो रखी है वो लेटर्स के आधार पर हो रखी है, जबकि रीट में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना उसके अंदर उसने वॉवल साउंड की बात की है फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा। तो वॉवल साउंड की अगर बात आती है तो वो आते हैं 20, और वॉवल लेटर की बात आती है तो वो आते हैं 5। तो ये आपको ध्यान रखना। एक्चुअली फ्रेंड्स, एग्जाम हर्डल इतना होता है कि उस टाइम हमें ये छोटी छोटी बातें याद नहीं होती है और इसी वजह से हमारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा कि जब आपको क्वेश्चन पेपर में वॉवल लेटर्स की बात करें तो आपको 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट जो संख्या है वो याद रखनी है।
मगर जब आपको साउंड की बात करें तो आपको 20 वोवल्स और 24 कॉन्सोनेंट की संख्या याद रखनी है। मैं अब ये उम्मीद कर सकता हूं कि अब जब कभी भी आपको इन दो पोर्शन से या इन दो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी ऊपरी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आप कभी भी गलत नहीं बताएंगे, क्योंकि लेटर्स का डिवाइडेशन अलग है, साउंड या फोनेटिक्स का डिवाइडेशन अलग है। फोनेटिक्स डिवाइडेशन की अगर बात करें तो फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग इन 44 साउंड को 20 वॉवल्स और 24 कॉन्सोनेंट के अंदर डिवाइड किया गया है फ्रेंड्स। इन 20 वॉवल्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग जो है वो मोनोफ्थोंग कहलाता है, मोनोफ्थोंग, या इसी मोनोफ्थोंग को सिंगल वॉवल साउंड भी कह सकते हैं, या यूं कहें तो प्योर वॉवल साउंड। मोनोफ्थोंग में वो वॉवल साउंड आते हैं जिनमें किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, ग्लाइड नहीं हो, किसी भी तरह का कोई भी दूसरा साउंड मिक्स नहीं हो, जैसे ए, ई, ओ, समझे आप। तो इस तरह के जो साउंड होते हैं वो प्योर या सिंगल वॉवल साउंड कहलाते हैं, और इसी सिंगल वॉवल साउंड या इसी प्योर वॉवल साउंड का ही जो नाम है वो है मोनोफ्थोंग, और इनकी संख्या होती है 12। तो अगर आपको किसी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए सीधे तौर पर कि मोनोफ्थोंग किसका पार्ट है, आप कहेंगे मोनोफ्थोंग जो है वो 20 वॉवल्स साउंड का पार्ट है फ्रेंड्स। ये ध्यान रहना है आपको, आई बात समझ में। और मोनोफ्थोंग के बारे में अगर आपको पूछ ले कि मोनोफ्थोंग का मतलब क्या होता है, तो आपको ऑप्शन में अगर आपको प्योर वॉवल साउंड या सिंगल वॉवल साउंड मिल जाता है तो वही आपका सही आंसर भी रहेगा, क्योंकि मोनोफ्थोंग को सिंगल वॉवल साउंड और प्योर वॉवल साउंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी संख्या पूछ ले तो आपको बताना है 12। मोनोफ्थोंग की संख्या 12 बतानी है, वॉवल साउंड की संख्या 12 नहीं बतानी है। रीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, रीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉवल साउंड कितने होते हैं, उसमें ऑप्शन था 20 और 5 दोनों। कई लोगों ने जो है वो इस 5 को सही भी किया होगा, तो गलत था। वॉवल साउंड जो है वो 20 होते हैं, और उन 20 वॉवल साउंड में अगर आपको मोनोफ्थोंग की संख्या पूछे या सिंगल वॉवल साउंड की संख्या पूछे या प्योर वॉवल साउंड की संख्या पूछे, आपका ऑप्शन रहेगा 12 ध्यान रहिएगा। इसके अलावा इस 20 में से 12 मोनोफ्थोंग के अलावा बाकी के बचे हुए जो 8 वॉवल साउंड होते हैं उसे डिफ्थोंग कहते हैं। डिफ्थोंग का मतलब होता है वो वॉवल साउंड जो एक दूसरे को ग्लाइड करके या मिक्स करके बनते हैं, जैसे आ, ऊ। यहां पर आ और ऊ दो प्योर वॉवल साउंड आपस में ग्लाइड करके एक डिफ्थोंग बना रहे हैं। तो डिफ्थोंग की संख्या अगर पूछ लें तो आप बताओगे 8, और डिफ्थोंग को ही मिक्स वॉवल साउंड भी कहते हैं और ग्लाइड्स साउंड भी कहते हैं। तो ऑप्शन में या क्वेश्चन पेपर में अगर आपको ये पूछ ले कि ग्लाइड्स साउंड कितने होते हैं तो भी आपको 8 ही बताने हैं, मिक्स वॉवल साउंड कितने होते हैं तो भी आपको 8 ही बताने हैं, और डिफ्थोंग्स की अगर संख्या पूछ ले तो भी आपको 8 ही बताने हैं। और अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि डिफ्थोंग किसका पार्ट है तो आपको बताना कि डिफ्थोंग जो है वो वॉवल साउंड का पार्ट है। वॉवल साउंड की संख्या पूछ ले तो वो 20 है, मोनोफ्थोंग की संख्या पूछ ले तो वो 12 है, सिंगल वॉवल साउंड की संख्या पूछ ले तो वो भी 12 है, प्योर वॉवल साउंड की संख्या पूछ ले तो वो भी 12 है। 12 और 8 मिलकर के 20 वॉवल साउंड होते हैं। इसके अलावा 44 में से जब आप 20 वॉवल साउंड हो जाते हैं तो पीछे बचे 24 आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं फ्रेंड्स। आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं मेरी बात को यही समाप्त करता हूं, एंड आई होप आपने अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लिया होगा उस चीज को। एंड जो भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, स्पेशली आईपीए वाला जो क्वेश्चन है, आईपीए की फुल फॉर्म अगर फोनेटिक्स रिलेटेड पूछी जाती है तो वो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट होता है, और ऑप्शन में आपको इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन भी मिलेगा, मगर वो गलत है फ्रेंड्स। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट ही आपका आंसर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो फोनेटिक रिलेटेड ही पूछा जाएगा। इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने रिकमेंड किया था, आई बात समझ में, ये ध्यान रखना है। हाँ, ये अगर पूछ लेना कि भाई रिकमेंड किसने किया था तो आप इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन कर सकते हो।
इसके अलावा और भी कई सारे वोवल साउंड पर जो क्वेश्चन बने ऊपरी तौर पर, वो भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। सो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है और मेरे पढ़ाए गए स्टडी मटेरियल से आप लोग संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, स्टेटस पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टा पे आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को प्रमोट कीजिएगा। और आप जितना हो सके आपसे आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि घर बैठे हम लोग बिना किसी फीस के, बिना किसी पैसे के जो हैं वो हम अपनी तैयारी को बखूबी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड आप लोगों को भी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।